हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज, और जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को और जानने की कोशिश करेंगे आज हम कौन सा पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का सोने की पहाड़ की खोज। बहुत अच्छी न्यूज है। हाल में क्या हुआ है, हाल में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस सोने के पहाड़ की खोज की गई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे आए हुए हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसको कवर किया जाए। हमें सोने के पहाड़ के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी हो जाता है कि कॉन्गो की लोकेशन क्या है। तो समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले न्यूज को देख लेते हैं। तो है क्या है, सोने के पहाड़ की खोज। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस सोने के पहाड़ की खोज की गई है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये सोने का पहाड़ यानी कि जो कॉन्गो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। अभी हम मैप में भी इसको देखेंगे। यहां पे देखिए, माउंटेन विथ 90% गोल्ड डिस्कवर्ड इन कॉन्गो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। यहां पे देखिए, न्यूज 18 का आर्टिकल है, माउंटेन ऑफ गोल्ड डिस्कवर्ड इन अफ्रीका इज फोर्सिंग अथॉरिटीज टू बैन माइनिंग हियर बाइस। अब क्वेश्चन उठता है कि जब इतना बड़ा पहाड़ मिला है तो क्या इससे उसकी कंडीशन सुधरेगी? क्या उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आएगी? क्या कॉन्गो जो आज दुनिया के गरीब देशों में से आता है, क्या वो आगे बढ़ेगा? हमें यह समझने की कोशिश करनी है। देखिए, इसका कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। रीजन, कॉन्गो के अंदर 100 से अधिक ग्रुप हैं जो अलग अलग जगह पे अपनी पावर को जमाए हुए हैं, अलग अलग एरिया में अपनी पावर को स्टैब्लिश करे हुए हैं। और जहां पर भी ऐसी चीजें माइनिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पर इलीगल माइनिंग होना शुरू हो जाती है। और बड़े लेवल पर जब इलीगल माइनिंग होती है तो यहां से फिर स्मगलिंग जैसी एक्टिविटी हो जाती है, जिसका कोई फायदा किसको? कॉन्गो की सरकार व लोगों को नहीं मिलता। तो अब हम समझ लेते हैं कॉन्गो के बारे में, कॉन्गो की लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहां पर है ये कॉन्गो रिपब्लिक। देखिए यहां पे लेक विक्टोरिया के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बात याद रखिए, इसकी सीमाएं समंदर से टच होती हैं। ठीक है, यहां पे देखिए साउथ अटलांटिक ओशन से इसकी सीमाएं यहां पे टच होती हैं। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऐसा नहीं है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पे देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के साथ में हम यहाँ पे अफ्रीका के मैप में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। याद रखिएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा प्राइम मेरिडियन भी यहां से जाती है, गिनी की खाड़ी से होकर। यहां पे देखिए, यहां पे आके प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों आपस में मिलते हैं गिनी की खाड़ी के आसपास। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में बताइए? तो आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक व ये सारी जो मैंने लोकेशन बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। यहीं से पहले थोड़ा सा कॉन्गो के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच ने रूल किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। 94% से ज्यादा लोग, 95% तक लोग क्रिश्चियन हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसकी कैपिटल है, यहाँ पे लिखा है किंशासा। तो ये देख लीजिए, किंशासा यहाँ की कैपिटल है। ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। मैं आप लोगों को विश करना भूल गया था। जो भी मेरे व्यूअर फीमेल हैं उनके लिए, सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, तरक्की करें और एक नया मुकाम हासिल करें। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को यह मनाया जाता है और इस साल इसकी कैंपेन थीम थी चूज टू चैलेंज। इसके अलावा इसकी एक ऑफिशियल थीम भी थी। यहाँ पे देखिए, यूएन वुमेन का आर्टिकल है और यहाँ पर इसकी थीम दे रखी है, इंटरनेशनल वुमेन डे 2021 थीम, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है थीम, आपको याद रखना है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है। कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, वुमेन्स को यहाँ पे देखिए, ये विकिपीडिया से मैंने लिया हुआ है किस तरह ये बनाया जाता है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है। सिविल अवेयरनेस दी जाती है वुमेन और गर्ल्स को, इनके बारे में, एंटी सेक्सिज्म के बारे में। तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है और इस बार आप जानते हैं क्या है। तो ये सारी बातें आपको याद प्लीज रख लेनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत किसके साथ? 8 मार्च 1914 से की गई थी। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में जो कि मनाया जाता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। इसकी कैंपेन थीम है चूज टू चैलेंज और इसकी नॉर्मल थीम मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है
खबरों में मैत्री सेतु, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे देखिए मिंट का आर्टिकल है, मैत्री सेतु, पीएम मोदी टू इनोग्रेट की रोड लिंक विद बांग्लादेश टुमारो। ये टुमारो नहीं होगा, आज होगा, यानी कि आज के दिन मतलब 9 मार्च को वो इसको इनोग्रेट करेंगे। देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के बीच बहने वाली फैनी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैत्री सेतु किस नदी पर है, तो फैनी नदी पर इस पुल का उद्घाटन किया है, यानी कि फैनी रिवर पर इसको बनाया जा रहा है। अब ये कितने 9 किलोमीटर लंबा, ठीक है, ये 9 नहीं आएगा, ये 1.9 होगा, ये 1.9, हाँ 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। यहां पे देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज विल कनेक्ट इंडियाज सबरूम विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, याद रखिएगा। इसके बाद इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, यानी कि इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। मैत्री सेतु के बारे में, किस रिवर पर है, फैनी रिवर पर है, और किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, याद रखिएगा। अगर मैं आगे देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम फैनी रिवर के बारे में भी देखेंगे। यहां पे देखिए, अब यहां पे कुछ बातें हैं फैनी रिवर के बारे में। तो कंट्री कौन कौन सी है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहती है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो कांगड़ा, अगर यहां पे लिखा हुआ है, स्टेट त्रिपुरा में मेनली फ्लो करती है। और आपको याद रखना है इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स इसका ये क्या है, कांगड़ा चारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांग्लादेश से ये निकलती है, और बांग्लादेश में निकलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है, और लगभग इसकी लेंथ है 116 किलोमीटर, याद रखिएगा 116 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अपने वाटर को कहां से डिस्चार्ज करती है, तो बे ऑफ बंगाल में करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, महुरी रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है फैनी रिवर के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पे देख लीजिए फैनी रिवर के बारे में, किस तरह यहाँ पे सबरूम है ये, और ये बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में ही ये रिवर, ये पुल बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, यहां से ये ऑरिजिनेट होती है, फिर ये ऑरिजिनेट होकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को ड्रेन कर देती है। तो ये मैंने आपको किसमें दिखाया, यहाँ पे ये सारी चीजें आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा टेक्निकल फेस्ट। जानने की कोशिश करेंगे क्या है। पंजाब सरकार ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर इस फेस्ट का आयोजन किया है, यानी कि इस फेस्ट का आयोजन कौन कर रहा है, तो पंजाब सरकार कर रही है। अब पंजाब सरकार क्यों कर रही है, ये जानना जरूरी है। इस फेस्ट का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेस्ट इज टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू दी गर्ल, यानी कि लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग के लिए देने के लिए इस फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस फेस्ट का आयोजन क्यों किया जा रहा है, ताकि लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। यहां पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पंजाब टू जॉइन हैंड्स विद यूएन अदर ग्लोबल एजेंसीज टू एम्पावर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। आपको याद है 8 मार्च को ही वुमेन डे मनाया जाता है, इसलिए हर सरकार चाहती है कि उनके राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उच्चतर स्तर पर लेकर जाया जाए, ताकि वो नई उपलब्धियों को छोड़कर अपने राज्य, अपने देश का सम्मान आगे बढ़ा सकें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा टेक्निकल फेस्ट, जिसका आयोजन किसने किया है, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। ध्यान से सुनिए, प्रभात खबर का ये आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, मगध से मिथिला को जोड़ेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जानने की कोशिश करेंगे क्या है। और ये केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि औरंगाबाद के आमस से दरभंगा के बीच राज्य के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा कहां से कहां तक है, तो औरंगाबाद और के आमस से दरभंगा के बीच में इसको बनाया जाएगा। ये बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, याद रख लीजिएगा। और ये बिहार का पहला होगा, इस वजह से मैंने इसको कवर किया। और दूसरी बात, ये ग्रीन फील्ड है। कैसा है, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है बिल्कुल नया बनाया जाएगा, यानी कि किसी को सुधार के, कोई पुराने को डेवलप नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नया नया हाईवे बनाया जाएगा, इसी वजह से इसको ग्रीनफील्ड कहा गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पिंक बेल्ट डिवाइस। ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा खबरों में था, बताता हूं क्यों। महिला दिवस के दौरान इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। अब ये डिवाइस है क्या, देखो एक प्रकार का ये ब्रेसलेट है, और इसमें एक पैनिक बटन होगा। अगर कोई लड़की, महिला किसी प्रॉब्लम में आती है, किसी समस्या में आती है, तो वो इस पैनिक बटन का इस्तेमाल करके इसको दबा के एक मैसेज भेज सकती है, और मैसेज जाएगा आसपास के पुलिस थाने में, जिससे कि उन्हें तुरंत मदद मिल सके और उनको संरक्षण दिया जा सके। इसलिए इस पिंक बेल्ट डिवाइस का लॉन्च किया गया, और इसको कराटे चैंपियन अपर्णा राजावत ने महिला सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया है, इसको डिजाइन किया है। उनका जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। और इनके द्वारा 2016 में एक पिंक बेल्ट मिशन की भी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना है। और यह मिशन महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक फैलाता है, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। और सबसे मजे की बात, 2020 में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस इंस्टीट्यूशन की पिंक बेल्ट मिशन को ऐड भी किया गया था। तो ये सारी बातें भी याद रखना है आपको। पिंक बेल्ट डिवाइस क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, देखो यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, फाउंडेड बाय कराटे चैंप, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ डिवाइस फॉर वुमेन सेफ्टी टू बी लॉन्च टुडे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी, इसलिए मैंने इसको कवर किया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में कतर ओपन 2021। ध्यान से सुनिएगा, कतर ओपन 2021 के बारे में क्या है। हाल ही में पेट्रा कितोवा ने गरावाइन मुगुरुजा को हराकर 2021 का कतर ओपन जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीता किसने है? पेट्रा किप्तोवा ने। और हराया किसको है? तो गरावाइन मुगुरुजा को हराकर ये यहां पर खिताब इन्होंने जीता है कतर ओपन 2021 का, और वो भी वुमेन्स सिंगल में। देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये दोनों की फोटो मैंने लगाई हुई है, ठीक है, ये विनर है, ये विन हुई है, ठीक है, और इन्होंने हारा है। तो ये यहाँ पे दोनों आपको याद रख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए टेनिस वर्ल्ड का आर्टिकल है, कतर टोटल ओपन पेत्रा क्वितोवा रोड ग्रावाइन मुगुरुजा टू विन सेकंड टाइटल इन दोहा। तो दोहा कैपिटल है कतर की, वहां पर ये हुआ था, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है यहीं पर क्या होने वाला है, अगले साल फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब आता है अगला टॉपिक है हमारा वानगी पुस्तिका। क्या है ये वानगी पुस्तिका? ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खबरों में रही है ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन वानगी का विमोचन किया। यानी कि ये जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसमें जनजातीय लोगों के बारे में बताया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है? वानगी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वानगी, ठीक है। और वानगी पुस्तिका मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विमोचन के बाद पुस्तिका की प्रथम प्रति किसको दी? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेंट की, जिसमें जनजातियों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। याद रखिएगा वानगी के बारे में। ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया वानगी का विमोचन। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये रहे और हमारे राष्ट्रपति ये रहे। तो याद रखना है वानगी किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की जनजातीय समाज से संबंधित है, जिसमें जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं को दिखाया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा पेंच अभयारण्य। कौन सा है अगला टॉपिक? कौन सा है हमारा? तो वो है पेंच अभयारण्य। क्या है ये पेंच अभयारण्य? देख लेते हैं। सितंबर 1977 में इसको बनाया गया था, जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल इतना था, इंपोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कहां पर है। ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, जिसे हाल में ही इंदिरा प्रदर्शनी पेंच नेशनल पार्क के रूप में नाम दिया गया है, और 1983 में अभयारण्य से बाहर इसे बनाया गया था। और आपको याद रखना है ये 19वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, और 1992 में से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल कर लिया गया। अब क्वेश्चन उठता है ये खबरों में क्यों है? तो आपने सुना होगा पिछले साल एक टाइग्रेस थी जिनका नाम था अवनी, और उन अवनी के द्वारा 12 से 13 लोगों को मारा गया था। तो उसी के बेबी थे, तो अब उनको पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। महाराष्ट्र टाइग्रेस अवनी, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे ये सारी चीजें देख रखी हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब पेंच टाइगर रिजर्व की थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र का मैप है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल साउथ रीजन में देखने को मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। याद रखना है सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टैब्लिश हुआ था 1977 में, लेकिन इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था 1992 में। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेंच अभयारण्य यानी कि पेंच सेंचुरी या पेंच टाइगर रिजर्व भी इसको बोलते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे करते हैं, गिने चुने बच्चे करते हैं, जिनका मुझे नाम भी याद है। एक अखिल साहब है, इसके अलावा एक ईशिका तनवर हैं, और एक दो बच्चे और हैं जो इसका आंसर करते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी इसको देखते हैं पूरा, तो आंसर प्लीज किया करें, जिससे कि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले और दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिले। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अभ्यास क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इंग्लिश में भी दिखा हुआ है यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? यह संसदीय नियंत्रण का साधन है जिसे मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सत्ताधारी दल के सदस्य को छोड़कर कोई अन्य सदस्य इसे ला सकता है। तीसरा, सदन में इसे लाने के लिए कारण बताना जरूरी होता है। अब आपको बताना है निम्न में से सही कथन की पहचान करनी है। आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको क्या करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, जिससे कि आप भी जाने और दूसरों को भी जानकारी मिले, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए।